दुनिया में इतनी उथल-पुथल, इतना दुख, इतना संघर्ष क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। हम इसका जवाब कभी राजनीति में ढूंढते हैं, कभी अर्थव्यवस्था में, लेकिन आज हम एक ऐसे विचारक जे कृष्णमूर्ति की नज़र से इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, जिनके जवाब आपको शायद चौंका सकते हैं। आज हमारे पास उनकी किताब इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के कुछ अंश है और वो कहते हैं कि असली अपराधी वहीं छिपा है जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते, हमारे अपने मन के भीतर। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारी पड़ताल का जो मिशन है वो किसी बाहरी क्रांति की बात करना नहीं है। कृष्णमूर्ति चेतना में एक मौलिक क्रांति की बात करते हैं, एक टोटल म्यूटेशन या कह सकते हैं पूर्ण परिवर्तन। हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम मतलब एक व्यक्ति और समाज के बीच का ये रिश्ता इतना उलझावा क्यों है, वो कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं जिनसे हम बंधे हैं, और क्या उनसे आज़ाद होना मुमकिन भी है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हम इसे एक कहानी की तरह आगे बढ़ाएंगे। पहले समझेंगे कि कृष्णमूर्ति के हिसाब से व्यक्ति और समाज का ये झगड़ा है क्या। फिर हम उस अदृश्य प्रोग्रामिंग को देखेंगे जिसे वो कंडीशनिंग कहते हैं, और अंत में हम उन रास्तों को परखेंगे जो आज़ादी का दावा तो करते हैं पर शायद हमें और गहरे भटका देते हैं, ताकि हम उसे एक सच्चे रास्ते की झलक पा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बड़े विचार पर आते हैं, व्यक्ति और समाज का रिश्ता। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि समाज व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं। हाँ। समाज का असली मकसद व्यक्ति को आजादी देना है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि समाज के लिए बलिदान दो, देश के लिए जियो, और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज कोई अलग चीज नहीं है, हम अपने आपसी रिश्तों से ही तो समाज को बनाते हैं। और अगर हमारे रिश्ते मतलब लालच, जलन, महत्वाकांक्षा और डर पर टिके हैं तो समाज भी वैसा ही बनेगा, संघर्ष और हिंसा से भरा हुआ। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं कि बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है। उनका एक बहुत मशहूर कथन है जिसे इस पूरी चर्चा की बुनियाद कह सकते हैं, आप जो हैं दुनिया वही है, वॉट यू आर द वर्ल्ड इज। वाह, मतलब बाहर जो लड़ाइयाँ, जो बंटवारे हम देखते हैं वो असल में हमारे अंदर के संघर्ष का ही एक बड़ा रूप है। और फिर यही समाज जिसे हमने खुद बनाया है पलटकर हमें ही कंट्रोल करने लगता है। कृष्णमूर्ति एक बहुत दिलचस्प फर्क बताते हैं, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान। ये क्या है? हाँ। देखिए, एक अच्छा नागरिक वो है जो समाज के बनाए गए ढर्रे में, उस पैटर्न में एकदम फिट बैठता है। वो नियमों का पालन करता है, टैक्स भरता है और सिस्टम पर ज्यादा सवाल नहीं उठाता। लेकिन एक अच्छा इंसान वो स्वभाव से ही सही होता है, उसे किसी समाज के ढर्रे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो समझ और करुणा से जीता है। और यहाँ एक चुभने वाली बात कृष्णमूर्ति कहते हैं, सरकारें नागरिक चाहती हैं, इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि इंसानों से सवाल पूछने का खतरा होता है। और शायद इसीलिए समाज बिखर रहा है, क्योंकि हम सब नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान नहीं। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति के अनुसार समाज के टूटने की असली वजह यही है कि व्यक्ति ने रचनात्मक मतलब क्रिएटिव होना बंद कर दिया है। हम सब नकलची बन गए हैं। हमारी शिक्षा हमें नकल करना सिखाती है, हमारा धर्म हमें किसी किताब या परंपरा की नकल करना सिखाता है, हमारा सामाजिक ढांचा हमें दूसरों जैसा बनने को कहता है। हम बस किसी ढर्रे में फिट हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, कम्युनिस्ट हो या पूंजीवादी। हम कुछ नया नहीं रच रहे, बस पुरानी लकीरों पर चल रहे हैं। तो अगर हम सब नकल कर रहे हैं समाज की, परंपरा की, धर्म की, तो क्या यही वो चीज है जिसे कृष्णमूर्ति कंडीशनिंग कहते हैं? ये अदृश्य प्रोग्रामिंग जो हमारे अंदर चल रही है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ हमारी परवरिश या हमारा माहौल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है हम पर थोपा गया हर विचार, हर विश्वास, हमारा धर्म, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे डर, हमारे आदर्श। कृष्णमूर्ति तो यहां तक कहते हैं कि हमारा मन ही हमारी कंडीशनिंग है। हमारा मन ही हमारी कंडीशनिंग है। हाँ, जिस संस्कृति में हम पैदा हुए और पले बड़े हैं, हमारा दिमाग उसी का एक प्रोडक्ट है। कृष्णमूर्ति एक बहुत सीधा सा उदाहरण देते हैं जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। वो कहते हैं, आपको बचपन से बताया गया है कि आप एक हिंदू हैं और ये याद आपके दिमाग की कोशिकाओं में बस जाती है। इसके बाद आपका हर अनुभव, हर विचार उसी फिल्टर से होकर गुजरता है। इसका मतलब हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं।
बिल्कुल। एक हिंदू की नज़र से या एक मुस्लिम की या एक भारतीय की नज़र से हम जीवन को टुकड़ों में देखते हैं, उसकी पूरी समग्रता में नहीं। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम कंडीशनिंग के शिकार हैं। सही कहा। हमें बस उससे पैदा होने वाला संघर्ष, दर्द और बेचैनी महसूस होती है। हम सब एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चाहते हैं, है ना? समाज में एक पहचान, एक मजबूत जगह, और ये सुरक्षा की चाहत हमारी कंडीशनिंग को, हमारे उस पिंजरे को और मजबूत बना देती है। हम अपनी कंडीशनिंग को ही अपनी पहचान समझ बैठते हैं। तो अगर ये कंडीशनिंग ही सारी समस्या की जड़ है, ये अदृश्य जेल है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? कृष्णमूर्ति उन कई गलत रास्तों के बारे में बताते हैं जिन्हें लोग अक्सर अपनाते हैं। मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग शायद इन्हीं रास्तों पर चल रहे होंगे। हाँ, और उनका विश्लेषण बहुत तीखा है। पहला गलत रास्ता जिसे लगभग हर कोई अपनाता है, वो है इच्छा शक्ति और प्रयास, विल एंड एफर्ट। हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से जबरदस्ती खुद को बदल लेंगे। मैं कल से गुस्सा नहीं करूंगा, या मैं अपनी इस आदत को छोड़ दूंगा। लेकिन एक मिनट, क्या बिना इच्छा शक्ति के कोई भी बदलाव संभव है? अगर किसी को कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो क्या उसे संकल्प और प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो आप असल में अपने ही एक हिस्से से लड़ रहे होते हैं। मन में एक द्वंद्व, एक लड़ाई पैदा हो जाती है, और संघर्ष से कभी शांति नहीं आ सकती। आप गुस्से को शायद दबा सकते हैं, पर वो अंदर ही अंदर और मजबूत होता जाएगा। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, इच्छा शक्ति स्वयं एक संघर्ष है। ये दुख से लड़ने जैसा है, जो केवल और दुख पैदा करता है। ठीक है, समझी। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है आत्मसुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट। आज की पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री इसी पर तो खड़ी है। खुद को बेहतर बनाना, एक बेहतर इंसान बनना। इसमें क्या बुराई है? बेहतर बनना तो अच्छी बात है ना? कृष्णमूर्ति के हिसाब से ये ऐसा है जैसे आप जेल की कोठरी को सजा रहे हैं, उसे और आरामदायक बना रहे हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप अभी भी जेल में ही हैं। अच्छा। आप अपने मौजूदा पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, उसे तोड़ नहीं रहे हैं। आप एक बेहतर, ज्यादा अनुशासित कैदी बन सकते हैं, लेकिन आप आजाद नहीं होते। लक्ष्य कोठरी को बेहतर बनाना नहीं, उससे बाहर निकलना है। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ पलट देता है। तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है तरीके, गुरु और व्यवस्थाएं, मेथड्स एंड गुरुज। किसी खास तरीके का पालन करना, किसी गुरु को पकड़ लेना, या किसी संगठन से जुड़ जाना। लेकिन क्या गुरु या किसी व्यवस्था का पालन करना गलत है? लाखों लोगों को इससे शांति और दिशा मिलती है। क्या कृष्णमूर्ति इस बात को पूरी तरह से नकार रहे हैं? वो किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूरे ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब आप किसी गुरु या तरीके का अनुसरण करते हैं, तो आप बस एक कंडीशनिंग को हटाकर दूसरी को अपना लेते हैं। आप एक पिंजरे से निकलकर दूसरे, शायद ज्यादा आरामदायक पिंजरे में चले जाते हैं। आप सोचना बंद कर देते हैं और किसी और की कही बात को मान लेते हैं। और किसी सत्ता को मानकर आजादी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आजादी की पहली शर्त ही हर तरह की मनोवैज्ञानिक सत्ता का इनकार है। और चौथा, जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, वो है विश्लेषण, एनालिसिस। हमें लगता है कि हम अपनी समस्याओं का विश्लेषण करके उनकी जड़ तक पहुंचकर उन्हें समझ सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। हाँ, और यहीं पर कृष्णमूर्ति एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सब कुछ हिला देता है। विश्लेषण कौन कर रहा है? हु इज द एनालाइजर? खुद समस्या का हिस्सा है। ये बात हजम करना मुश्किल है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि सोच विचार करके ही हल निकलता है। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो मन विश्लेषण कर रहा है, वो खुद उसी कंडीशनिंग का प्रोडक्ट है जिसका वो विश्लेषण करने चला है। तो एक कंडीशनिंग से भरा मन कभी भी निष्पक्ष रूप से कैसे देख सकता है? ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी आंख की जांच करने के लिए उसी आंख का इस्तेमाल कर रहे हो। आप कभी भी निष्पक्ष रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि देखने का उपकरण ही वही है जिसे देखा जा रहा है। विश्लेषक ही विश्लेषण की जाने वाली वस्तु है। द एनालाइजर इज द एनालाइज्ड। ये विभाजन ही एक भ्रम है। ये तो सच में एक आहा-पल है, लेकिन ये बनावटी नहीं बल्कि चौंकाने वाला है। प्रयास, अनुशासन, सुधार, विश्लेषण, जिन औजारों से हम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि वो सारे औजार ही खराब हैं। उनकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। मान लीजिए आप एक गलत सड़क पर चल रहे हैं। जब आपको पता चलता है कि ये सड़क मंजिल तक नहीं जाती, तो आप क्या करते हैं?
आप उस सड़क पर और तेज नहीं भागते, आप पूरी तरह रुक जाते हैं। और यही रुक जाना, यही देखना उनके दृष्टिकोण का सार है। तो अगर ये सारे रास्ते मतलब प्रयास, सुधार, गुरु, विश्लेषण, ये सब नाकाम है, तो फिर रास्ता है क्या? क्या मन का अपनी सारी कंडीशनिंग से मुक्त होना सच में संभव है, या ये सिर्फ एक सुंदर कल्पना है? कृष्णमूर्ति पूरे यकीन से कहते हैं कि यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन उनका रास्ता पूरी तरह से अलग है। ये कुछ करने के बारे में नहीं, बल्कि देखने के बारे में है। और इसका सबसे मुख्य साधन है बिना चुनाव के जागरूकता या चॉइसलेस अवेयरनेस। ठीक है, बिना चुनाव की जागरूकता, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसका मतलब बस ये है कि जब मुझे गुस्सा आए तो मैं खुद को ये ना कहूं कि गुस्सा करना बुरा है या मुझे शांत रहना चाहिए, बल्कि बस उस गुस्से की भावना को महसूस करूं, बस उसे देखूं कि वो क्या है? आपने इसे बिल्कुल सही और सरल शब्दों में समझा दिया। इसका मतलब है अपने अंदर जो भी हो रहा है, विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, उसे बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे भागे। बस उसे देखना जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। तो जब आप खुद में जलन या महत्वाकांक्षा देखें तो उसे दबाएं नहीं या उसे सही न ठहराएं, बस उसे देखें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी तथ्य को, जैसे महत्वाकांक्षा या जलन को, बिना किसी निर्णय के पूरी तरह से देखने का कार्य ही उसे खत्म करने की शक्ति रखता है। उस देखने में ही पूरी क्रिया है। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो ये हमें आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज की ओर ले जाता है। सच्ची शिक्षा खुद को जानना है, और खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे रिश्ते ही वो आईना है जिसमें हम खुद को बिना किसी मिलावट के देख सकते हैं। अच्छा। आप अकेले में पहाड़ों पर बैठकर खुद को नहीं जान सकते। आप खुद को केवल किसी दूसरे के साथ अपने रिश्ते में, अपनी प्रतिक्रियाओं में ही जान सकते हैं। खुद को पल पल समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। और इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब अपने अंदर की हर हलचल को बिना किसी चुनाव के देखने की इस प्रक्रिया को कृष्णमूर्ति ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। तो ये किसी खास विधि का अभ्यास नहीं है, जैसे किसी मंत्र को दोहराना या किसी एक चीज पर ध्यान लगाना। और जब मन इस तरह से जागरूक होकर अपनी कंडीशनिंग की पूरी कहानी को समझ लेता है तो वो अपने आप शांत हो जाता है। ध्यान दें, उसे जबरदस्ती शांत किया नहीं जाता, वो समझ से शांत हो जाता है। और उस शांति में एक बिल्कुल नई तरह की ऊर्जा और क्रिया का जन्म होता है। यही वो धार्मिक क्रांति है जिसकी वो बात करते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें जानने वाला नहीं है, केवल जानना है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कृष्णमूर्ति जो यात्रा बता रहे हैं वो खुद का एक बेहतर संस्करण या बेटर वर्जन बनने के बारे में नहीं है, बल्कि मन के ढांचे के पूर्ण परिवर्तन, एक टोटल म्यूटेशन के बारे में है। बिल्कुल, ये उस आंतरिक संघर्ष को समाप्त करने के बारे में है जो बाहरी दुनिया में संघर्ष पैदा करता है। और यहाँ अंतिम चुनौती हमारे सामने आती है। जिम्मेदारी समाज की, नेताओं की या सिस्टम की नहीं है, बल्कि व्यक्ति की है। क्योंकि आप जो हैं, दुनिया वही है। दुनिया का परिवर्तन स्वयं के परिवर्तन से शुरू होता है। आप समाज से लड़कर उसे नहीं बदल सकते। आप केवल खुद को समझकर और बदलकर एक नए समाज की नींव रख सकते हैं। ये चर्चा एक बहुत गहरे सवाल पर हमें छोड़ जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप मानवता से अलग नहीं है, आपका मन ही मानवता का मन है, क्योंकि लाखों सालों से इंसानी मन ने वही लालच, वही ईर्ष्या, वही डर और वही दुख महसूस किया है जो आज कर रही हैं। तो अगर कोई अपने मन को, अपनी कंडीशनिंग को एक व्यक्तिगत समस्या की तरह ना देखे, बल्कि मानवता की सामूहिक कहानी के रूप में देखें, तो खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल जाएगा? इस जानकारी के बाद सुनने वालों के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा सच्चा लगता है? स्वयं को सुधारने का रास्ता, या स्वयं को इतनी गहराई से समझने का रास्ता कि वो स्वयं ही विलीन हो जाए?